हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। आपको किस तरह से इस ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए। हमारा एकदम कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। जितनी भी डायमेंशंस बन सकती है वो सभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। जैसे कि वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमें क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को चूज करना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं। ब्रीफ में सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्या सोर्सेज हमको फॉलो करने चाहिए, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, थिंग्स टू रिमेंबर, किस तरह से अच्छे आंसर्स लिखे जाएं, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, अगर हाँ तो कौन सी अच्छी है, एंड सबसे लास्ट में माय मिस्टेक्स इन 2018, ताकि मेरी गलतियों से आप लोग सीख सकें। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ मेरी मार्कशीट यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मैंने यूपीएससी के 2 ही अटेम्प्ट दिए थे, 2018 एंड 19, ठीक है। और इन दोनों ही अटेम्प्ट में मेरा ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, ये जो मार्कशीट है ये 2018 की मार्कशीट है और यहाँ पे मेरा टोटल स्कोर था 285, ठीक है। पेपर 1 में मुझे 130 मार्क्स मिले थे और पेपर 2 में मिले थे 155। अगर उस साल का हम ट्रेंड देखें तो ये जो मेरा स्कोर था ये वेरी गुड कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था वो मेरा आखिरी अटेम्प्ट भी था 2019 का, और इस अटेम्प्ट में मुझे स्कोर मिला था 286। पिछली बार से 1 नंबर ज़्यादा मुझे मिला था। पेपर 1 में था 145 और पेपर 2 में था 141। फ्रेंड्स, हालांकि अगर कंपेयर करें दोनों सालों को तो केवल +1 आपको यहाँ पे मार्क्स दिखेंगे, लेकिन अगर आप इस साल का ट्रेंड देखेंगे तो ये जो स्कोर है ये एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि इस साल 300+ तो गिने चुने लोगों के ही मार्क्स आए थे, ठीक है। तो इस साल के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्कोर था। इसीलिए दोस्तों मैं आपके सामने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आया हूँ कि आपको किस तरह से इस पर्टिकुलर ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डायमेंशन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो ये है कि वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमें ये पर्टिकुलर ऑप्शनल क्यों चूज करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि जब आप इस ऑप्शनल को चूज करते हैं तो इसका लिंक है एसए के साथ, GS2 के साथ, GS3 के साथ, GS4 के साथ। मीन्स अगर आप एक बार सिलेबस देखेंगे जो हम ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे तो आप इस लिंकेज को अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अगर आपका एसए, GS2, GS3, GS4 अच्छा है तो आपको काफ़ी मदद मिलती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और अगर आपका ऑप्शनल अच्छा है तो आपको मदद मिलेगी बाकी सारे पेपर्स में। आप देख चुके होंगे कि किस तरह से GS2 में एंड एथिक्स में केस स्टडी पूछी जा रही हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ठीक है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है। सेकेंड, GS2 में हम लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर करते ही हैं, तो अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से कवर की है, ठीक है, तो इस ऑप्शनल का जो पेपर 2 है वो आपका अपने आप तैयार हो जाता है, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। सिलेबस मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा, ठीक है। आप आराम से उसको कवर कर सकते हो और आराम से उसको समझ सकते हो, ठीक है। ये भी एक बेनिफिट है। देखिए, पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, उससे पहले नहीं आते थे, यह फैक्ट है, लेकिन पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छे स्कोर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपका बैकग्राउंड क्या है कोई मैटर नहीं करता। आप आर्ट्स से हैं कोई बात नहीं, आप साइंस से हैं कोई बात नहीं, आप कॉमर्स से हैं तो भी कोई बात नहीं। हर बैकग्राउंड के लोगों के लिए ये ऑप्शनल अच्छा है। देन ये एक डायनामिक ऑप्शनल है। अगर आपके करंट अफेयर्स अच्छे हैं तो आप अच्छा स्कोर करोगे, एंड जब हम जीएस की तैयारी करते हैं तो वही करंट अफेयर हमारे यहाँ पे काम में आते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है फ्यूचर पर्सपेक्टिव। मान लीजिए आप आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए, तो आपको करना क्या है, आप
आपको यही तो करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पब्लिक को ही तो एडमिनिस्टर करना है। तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ऑप्शनल है। एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये ऑप्शनल इतना इंटरेस्टिंग है और किस तरह से जो बाकी के पेपर्स हैं, जो लक्ष्मीकांत है, उससे इसका लिंकेज होता है। हम ब्रीफली पेपर 1 और पेपर 2 को यहाँ पे उसका सिलेबस देख लेते हैं। जो पेपर 1 है उसमें बेसिकली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, यहाँ पे जैसे कि पबेट की डेफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या होता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थिंकर्स मिलते हैं और उनकी अपनी थ्योरीज होती हैं, जैसे कि टेलर, जैसे कि वेबर है, इनकी ब्यूरोक्रेसी मॉडल है। तो इस तरह के डिफरेंट थिंकर्स आपको पढ़ने होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, यहाँ पे आपको पढ़ना होता है लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मोराल, डिसीजन मेकिंग। एंड दोस्तों ये सब काम में कहाँ पे आते हैं? एथिक्स में। देन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मिनिस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की डिफरेंट बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, यहाँ पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में, सिटीजन चार्टर के बारे में, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी हम GS2 में कवर करते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे? ट्रिब्यूनल्स। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये भी हम कवर करते हैं। देन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी एक ब्रांच है, ठीक है। देन डेवलपमेंट डायनामिक्स, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रेंड्स सिविल सर्वेंट को किस तरह से रिक्रूट किया जाना चाहिए, किस तरह से उसका ट्रेनिंग होगा, प्रमोशन होगा, वो सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देन पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी बनाने के डिफरेंट कौन कौन से मॉडल हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद नंबर आता है टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट, किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, जैसे कि MIS, आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, PERT, देन CPM, और लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बजट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट, ऑडिट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी, हमको आइडिया होता है GS में, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक ऑप्शनल है। अब हम आते हैं पेपर 2 के सिलेबस के ऊपर। यहाँ पे आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र कौटिल्य की। देन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ब्यूरोक्रेसी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। देन यूनियन गवर्नमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, प्लान्स, प्रायोरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हमको पढ़ना होता है। एंड दोस्तों इन सब का ऑलरेडी हमको हल्का फुल्का आइडिया रहता है GS में। देन सिविल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो हमको पेपर 2 में पढ़ने होते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, आपको ARC पढ़ना होगा। एंड फ्रेंड्स ARC आप पढ़ते हैं, एथिक्स में भी पढ़ते हैं, आप GS2 में भी इसको पढ़ते हैं। रूरल डेवलपमेंट, अर्बन लोकल डेवलपमेंट, ये 73rd 74th जो अमेंडमेंट हुए थे वो आपको पढ़ने होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप पुलिस के बारे में पढ़ते हैं, उनमें क्या इश्यूज हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। देन आखिरी टॉपिक है सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि करप्शन, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट आप पढ़ते हो GS3 में, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ सिलेबस ओवरलैप करता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब दोस्तों सिलेबस हमने यहाँ पे देख लिया है, अब हम आते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। एंड दोस्तों जब भी आप रिसोर्सेज की बात करें UPSC में, तो आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। वो प्रिंसिपल क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन। ये हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन, कम से कम आपके रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, कम से कम आपके रिसोर्सेज होने चाहिए और आपको मल्टीपल उसको रिवाइज करना है। अब देखिए अगर आपको ये जानना हो कि हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है,
तो इसके लिए सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए, एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए। देन अगर आप ये जानना चाहते हो कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या उसकी डिमांड है, ठीक है, हमें क्वेश्चंस को किस तरह से पढ़ना है, तैयारी किस तरह से करनी है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने होंगे और एटलीस्ट जो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर हैं वो आप देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अब अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, किस तरह से आंसर्स लिखे जाएं, किस तरह से लिंकेज किया जाए, किस तरह से आंसर्स को अच्छी तरह से लिखा जाए, तो आप क्या करिए, जो टॉपर्स हैं उनकी आंसर शीट देखिए वो किस तरह से आंसर लिख रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। करंट अफेयर के लिए वही सेम चीज़ जो आप जीएस में करते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़िए, जीएस के करंट अफेयर आप पढ़िए, पीआईबी, पीआरएस, इन सब से आपको करंट अफेयर तैयार करने होंगे क्योंकि ये एक डायनामिक ऑप्शनल है। इसके अलावा आपको योजना और कुरुक्षेत्र भी पढ़नी होगी, लेकिन केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके काम के हैं। आप हेडिंग देख लीजिए कि किस टॉपिक पे आर्टिकल आया हुआ है, अगर काम का है तो उस पर नोट्स बना लीजिए और आपका फोकस होना चाहिए केस स्टडी पे एंड एग्जाम्पल्स पे, आपको यहाँ से उठानी होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम दोनों पेपर के जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस ऑप्शनल में आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और वो फाउंडेशन स्ट्रांग होती है क्लास नोट से, ठीक है। तो जब हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि वाजीराम की फैकल्टी है, राजेश गुप्ता सर एंड अमित सर, उनके नोट्स आप फॉलो कीजिए, ये काफ़ी शानदार नोट्स हैं। आप चाहें तो पवन आईएएस के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, इनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अगर आपको बुक फॉलो करनी है तो प्रसाद एंड प्रसाद, ये काफ़ी अच्छी बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के लिए, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं आप मोहित भट्टाचार्य से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। अब आता है पेपर 2, यहाँ पर भी जो फाउंडेशन है वो आपको क्लास नोट से ही लेनी होगी और यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पवन सर के नोट्स आप फॉलो कीजिए, ये काफ़ी शानदार नोट्स हैं। आप चाहें तो वाजीराम के किरण सर के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पवन सर के नोट्स का कोई मुकाबला नहीं है पेपर 2 में। अगर आपको बुक फॉलो करनी है तो आप अरोड़ा एंड गोयल बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड एआरसी ये एकदम मस्ट है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। पुंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, ये ऑलरेडी आप पढ़ते हो जीएस 2 में। देन लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज, ये सब आपको तैयार करना होगा। एंड दोस्तों इसका काफ़ी कुछ ओवरलैप होता है हमारे जीएस 2 के साथ, ठीक है। इसलिए पेपर 2 और जीएस 2 में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं शेड्यूलिंग की, कि जब हम तैयारी स्टार्ट करें तो हमें किस तरह से ऑप्शनल को तैयार करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है। फ्रेंड्स देखिए, जनरली मई या फिर जून में हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देते हैं यूपीएससी के लिए। तो जब आप तैयारी स्टार्ट करें तभी आप अपना ऑप्शनल चूज कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करिए कि बाय अक्टूबर आप उसको कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने का मतलब है कि आप सिंगल रीडिंग कर लें उसकी पूरे सिलेबस की और नोट्स प्रिपेयर कर लें, इतना आपको बाय अक्टूबर करना होगा। फ्रेंड्स देखिए, अक्टूबर तक वैसे भी हमारा फोकस एनसीईआरटी पे होता है, ठीक है। तो आप आराम से टाइम निकाल सकते हो ऑप्शनल के लिए। और जब आप नोट्स बनाएं दोस्तों, तो देखिए नोट्स आपको काफ़ी ब्रीफली बनाने हैं ताकि लास्ट टाइम रिवीजन आप आराम से कर पाओ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2019 मेंस के दौरान जस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले मैं मॉर्निंग में रिवाइज कर रहा था, कुछ चीज़ें मैंने रिवाइज करी और जब मैंने पेपर देखा तो 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ से थे और वो टर्म्स मुझे याद थी, मैंने बड़े अच्छे से उसका आंसर लिखा और इसका फ़ायदा मुझे मिला। अब देखिए, जब भी आप नोट्स बनाएं तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक के लिए एक A4 शीट बना लीजिए और जितने भी करंट अफेयर आपको मिलते हैं उस टॉपिक के, उस शीट में आपको लिखने होंगे। इससे क्या होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी और आप बड़े आराम से क्विक रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद नवंबर से मार्च ये वाला जो पीरियड होता है, इसमें आपका फोकस होना चाहिए जीएस पे और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन अपना करते रहिए, ठीक है। देन प्रीलिम्स के बाद
आपको डेली 5 से 6 घंटे देने ही देने हैं ऑप्शनल को, उसका मल्टीपल रिवीजन करना है और आपको एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी शेड्यूलिंग होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, पेपर 1 एंड पेपर 2 ये अलग अलग नहीं है, ये इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर 1 अलग पढ़ रहे हो, पेपर 2 अलग पढ़ रहे हो। फ्रेंड्स, पेपर 1 में आपको काफ़ी सारे थिंकर्स मिलते हैं और पेपर 2 में आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो दोनों को लिंक करिए, थिंकर और एग्जाम्पल उठाइए पेपर 2 से। इस तरह से आपको लिंक करना है। किस तरह से तैयारी करनी होगी? आपको थिंकर्स को लिंक करना होगा पेपर 2 के साथ और करंट अफेयर के साथ, ठीक है। देन सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सबको आपको कवर करना होगा। एटलीस्ट अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ऑप्शनल में आपको ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। तो पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। सेकंड एआरसी को आप नहीं छोड़ सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको रिकमेंडेशंस लिखनी होती है, आपको कंक्लूड करना होता है, तो उसमें सेकंड एआरसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, टोटल 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको चूज करने होते हैं। एंड दोस्तों, जब आप चूज करें तो थोड़ा समय लें, सारे क्वेश्चंस देखिए, क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, क्या आपके पास कंटेंट है, तो उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। देन आपको 2 या 3 दोस्तों का ग्रुप बनाना है, ठीक है, और क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए, सिलेबस को डिस्कस कीजिए। इससे होगा क्या कि कोई नया अगर एग्जाम्पल है तो वो आपको मिल जाएगा, किस तरह से लिंकेज करना है ये चीज़ आप सीख जाओगे। तो इसके लिए 2 से 3 दोस्तों का ग्रुप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रीलिम्स के बाद आपको डेली आंसर्स लिखने होंगे और ये चीज़ मस्ट है, ये आपको करनी ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि इस ऑप्शनल में हम किस तरह से अच्छे आंसर्स लिखें, ठीक है। अब इस डायमेंशन को हम कवर करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो 2 से 3 बार उसको पढ़िए, क्योंकि पबेड में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको दिमाग लगाना होता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका लिंक किस थिंकर के साथ है, ठीक है। आपको पेपर 1 पेपर 2 को जोड़ना होता है। तो 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए और क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में आइडेंटिफाई करिए। ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। देन आपको कॉन्टेक्स्ट पता करना होगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसका किसी करंट इवेंट के साथ क्या लिंक है, इसका पेपर 2 के साथ क्या लिंक है, तो ये चीज़ आपको लिंक करनी होगी। इसके बाद जितने भी पार्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको आप एड्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। देन आप ये भी देखिए कि क्वेश्चन में क्या डायरेक्टिव वर्ड है, जो लास्ट में दिया होता है कमेंट, डिस्कस, एक्सप्लेन, तो उसी के हिसाब से आंसर की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, देखिए, इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना होगा। इंट्रोडक्शन में आप पैराग्राफ में 2 या 3 लाइन लिख सकते हैं, ये काफ़ी है। देन जो मेन बॉडी होती है उसमें आपको हेडिंग, बुलेट पॉइंट फॉर्मेट यूज करना है। फ्रेंड्स, यहां पे पैराग्राफ मत लिखिएगा, हेडिंग, बुलेट पॉइंट, ये फॉर्मेट ही आपको यूज करना होगा। एंड मान लीजिए कि आपने 4 पार्ट आइडेंटिफाई किए हैं, तो फर्स्ट हेडिंग, इसमें पॉइंट्स आप लिखिए। देन सेकंड हेडिंग, इसमें आप पॉइंट लिखिए। इस तरह से आपको सारे पार्ट्स को एड्रेस करना है। यहाँ पे आपको किस रूल को फॉलो करना है, मोर पॉइंट्स ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, जनरली लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स कम लिखते हैं और एक्सप्लेन ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना है। इस ऑप्शनल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने होंगे और कम से कम एक्सप्लेन करना होगा। आप ऐसा मान लीजिए कि जितने टिक होंगे उतने ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है और जितने एग्जाम्पल्स, जितने लिंकेज आप कर सकते हैं वो एडेड एडवांटेज होगा।
कोई भी पॉइंट ऐसा न लिखें जो रिपीट हो रहा हो या जिसकी वैल्यू ना हो। जनरल पॉइंट मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो प्रायोरिटाइज कीजिए। जीरो वैल्यू लाइंस आपको नहीं लिखनी है। जब आप कंक्लूड करेंगे तो वो भी पैराग्राफ फॉर्म में होगा और 2 या 3 लाइन में आप कंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड ARC का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब दोस्तों, जब हम आंसर लिखते हैं तो उसको किस तरह से एनरिच किया जाए ताकि हमें सामने वाले से ज़्यादा नंबर मिले। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें डालनी होगी आंसर में, जैसे कि हर आंसर में किसी ना किसी थिंकर का रेफरेंस होना जरूरी है। तो ये चीज़ आप शुरू से इसकी तैयारी कीजिए जब आप नोट्स बनाते हैं। पेपर 1 पेपर 2 को लिंक करना है। पेपर 1 में आपको पेपर 2 डालना है और पेपर 2 में आपको पेपर 1 डालना है। जैसे कि अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप वेबर का रेफरेंस आपको देना ही होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस के ऊपर तो आप मैस्लो को डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिंक करना आना चाहिए। एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। जो योजना कुरुक्षेत्र आपने पढ़ी है वहाँ से आप केस स्टडी ले सकते हो, रिपोर्ट्स ले सकते हो, कुछ फैक्ट ले सकते हो ताकि आपका आंसर एनरिच हो जाए। देन आप डायग्राम यूज़ कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो ताकि एक अच्छा प्रेजेंटेशन आप दिखा सकें, क्योंकि पेपर काफ़ी लेंदी होता है, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम का यूज़ करोगे, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करोगे तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। अब दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए? अगर हाँ तो कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए? फ्रेंड्स देखिए, मेरा आपको सजेशन होगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मार्केट में काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। देखिए, अगर आपका पेपर 1 वीक है तो आप लुकमान IAS को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 2 वीक है तो आप पवन IAS को ज्वाइन करिए। पर अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर अब 2 अलग अलग थोड़ी ज्वाइन कर पाएंगे, हमें तो कोई एक ही ज्वाइन करनी होगी। तो अगर ऐसा है तो फिर आप पवन IAS को ज्वाइन कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब फ्रेंड, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट रखना होगा। आप 3 घंटे में पूरे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपका फोकस क्या होगा कि जितने भी डिफरेंट आंसर राइटिंग पैटर्न्स हैं वो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए और देखिए कि किस में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और फिर उसी को आप फॉलो करिए, ठीक है। सबसे ज़रूरी क्या होता है? पोस्ट पेपर डिस्कशन, इसको कभी मत छोड़िएगा। इसमें क्या होता है, टीचर सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता है तो आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको नए लिंकेज पता चलते हैं, आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी पोस्ट पेपर डिस्कशन में, इसको आपको नहीं छोड़ना है। अब दोस्तों, आखिरी जो आज का टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो है माय मिस्टेक्स इन 2018। फ्रेंड्स, हालांकि मेरा स्कोर अच्छा था 2018 में, लेकिन काफ़ी कुछ गलतियाँ मैंने की थी। अगर मैं उन्हीं को रिपीट करता तो 2019 में मेरा इतना स्कोर नहीं आता। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मेरी मिस्टेक्स हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इनको रिपीट ना करें, इनसे सीखें ताकि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आए। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली जो मिस्टेक मैंने की थी वो ये थी कि मैंने प्रीलिम्स ख़त्म होने के बाद ऑप्शनल को प्रिपेयर किया था। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी दोस्तों। दरअसल अगस्त में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी GS के लिए, ठीक है, और तब से मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी। काफ़ी लेट मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी एंड 2010 में मेरा ग्रेजुएशन था। उसके बाद 2017-18 में मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लंबा गैप था, मुझे काफ़ी टाइम लगा चीज़ों को समझने में, तो मेरे पास टाइम था नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा था कि प्रीलिम्स के बाद मैं ऑप्शनल को देखूंगा, ठीक है। तो मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, इस वजह से मैं रिवाइज नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया था कि आपको शुरुआत से ही तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ, इसलिए आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। जब मैंने पेपर 1 प्रिपेयर किया तब मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए और बनाता भी कैसे, मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। और इस वजह से मैं एंड मोमेंट पे उसको रिवाइज नहीं कर पाया, ठीक है। मेरा पूरा फोकस था क्लास नोट्स के ऊपर। एंड फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे,
मैंने केवल लक्ष्मीकांत बुक को ही फॉलो किया था इस ऑप्शनल के लिए, और वो भी पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में मैंने केवल क्लास नोट्स ही पढ़े थे। एंड दोस्तों ये तो मैं आज भी मानता हूँ कि पेपर 1 के लिए क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट है, इनफ है। आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा क्लास नोट्स का। लेकिन जहाँ तक पेपर 2 की बात है तो आपको बुक फॉलो करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे मैंने केवल लक्ष्मीकांत फॉलो करी, क्लास नोट्स फॉलो किए और सेकंड ARC फॉलो किया। आपको ये गलती नहीं करनी है। जो मैंने बुक्स बताई हैं उसको आप पेपर 2 के लिए ज़रूर फॉलो करें। पेपर 1 के लिए न भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मैंने वाजीराम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन मैंने उसके केवल शुरुआती 2 या 3 पेपर ही दिए थे। नंबर काफ़ी कम आ रहे थे तो मैंने उसको छोड़ दिया, जो मेरी गलती थी। और मैं आपको कहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है। उनसे सीखिए और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी पुअर थी, ये मैं आज भी मानता हूँ। लेकिन जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने इन सब गलतियों से सीखा और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे मेरे स्कोर में देखने को मिला। तो फ्रेंड्स ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको इस ऑप्शनल में ध्यान देनी होगी, ठीक है। मैंने जो गलतियां की वो भी मैंने आपको बताई, इनको आपको रिपीट नहीं करना है, इनसे सीखिए, ठीक है। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो यूनिक नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी का जवाब जरूर दूंगा। फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।